फिल्म के शुरुआत में हम एरियल एक्टन नामक एक जर्नलिस्ट से मिलते हैं जो कि प्रिंट मीडिया में काम करती है। एरियल 3 साल से इस कंपनी में काम कर रही है, लेकिन उसे अकेले किसी बड़े आर्टिकल को लिखने का मौका नहीं मिला है, जबकि एरियल के आइडियाज अक्सर अच्छे होते हैं। एरियल का बॉस स्टैन सलिवन भी उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है और उसके आइडिया पे दूसरों को लिखने कह देता है। अब एक दिन पता चलता है कि 1990s का एक पॉप सुपरस्टार एल्फ्रेड मोरेटी अपना कमबैक कर रहा है आफ्टर 30 इयर्स। जी हाँ, मोरेटी को लोग आज तक का सबसे बड़ा स्टार मानते थे और उसकी कई सिंगल्स हमेशा चार्ट पे नंबर 1 ही रही थी। लेकिन फिर अचानक से मोरेटी गायब हो गया था, लेकिन अब जाके 30 साल बाद वो अपनी एक नई एल्बम लॉन्च करने वाला था। नाउ टिपिकल स्टाइल में पहले मोरेटी का एजेंट सोल डैड यूसुफ नए एल्बम को अनाउंस करता है और इस अनाउंसमेंट से चारों तरफ हंगामा मच जाता है। वो ये भी बताता है कि रिलीज से पहले मोरेटी कुछ चुनिंदे लोगों को इनवाइट करेगा और उनके लिए एल्बम एक्सक्लूसिवली प्ले करेगा। नाउ ये इनवाइट मीडिया के कुछ जाने माने लोगों को जाता है, जिनके बारे में मैं आपको तुरंत बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनवाइट एरियल के बॉस सलिवन को भी आया था। अब सलिवन को इनवाइट मिलना एक्सपेक्टेड था क्योंकि वो बड़े प्रिंटिंग प्रेस कंपनी को चलाता था, बट व्हाट वाज अनएक्सपेक्टेड इज कि इनवाइट एरियल को भी आता है। जी हाँ, वही एरियल जो कि सिर्फ 3 साल से मीडिया इंडस्ट्री में है और ऐसा कुछ बड़ा लिखी भी नहीं है। बस फिर क्या था, एरियल और सलिवन इनवाइट को एक्सेप्ट करते हैं और मोरेटी इन्हें प्राइवेट प्लेन से फ्लाई करवाता है टू द नियरेस्ट एयर बेस फ्रॉम हिज प्लेस। वहां मोरेटी का एक आदमी यॉग इन्हें वेलकम करता है और फिर इन दोनों को बस में बैठने बोलता है ताकि ये बस इन्हें मोरेटी के लोकेशन तक लेके जा सके। इस बस में हम बाकी लोगों से मिलते हैं जिन्हें मोरेटी की इनविटेशन मिली थी। ये थी टॉक शो होस्ट क्लारा, देन पेपराज़ा बियांका, रेडियो शॉक जॉक बिल और इन्फ्लुएंसर एमिली। तो इन सबको बस में मोरेटी के यूटा वाले कंपाउंड की तरफ ले जाया जाने लगता है और रास्ते में एरियल वही किताब पढ़ रही थी जो कि इनकी इन्विटेशंस के साथ आया था। इस किताब की एक लाइन यहाँ हाईलाइट की जाती है, which was teach them young and the world will be yours। अब इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। फॉर नाउ बस मोरेटी के यूटा कंपाउंड में पहुंचती है, जहां कंपाउंड के बाहर कई फैंस खड़े थे। I mean, कुछ फैंस करते हैं ना अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के घर के बाहर जाके खड़े हो जाना, वैसा ही कुछ। अब कंपाउंड के अंदर कई लोग सेम तरह की ड्रेस पहन के अलग अलग काम कर रहे थे और ये सभी लोग यहीं इसी कंपाउंड में रहते हैं। तो जैसे ही ये गेस्ट्स यहाँ अराइव करते हैं, सबसे पहले इनका फोन ले लिया जाता है और इन्हें एक वास भी गिफ्ट किया जाता है। फिर इन सभी को इनके रूम्स असाइन किए जाते हैं। अब उस रात डिनर पार्टी पे मोरेटी फाइनली आता है और वो एक जोक मार के सबका ध्यान खींचता है। अब जोक कुछ मच्छर वाला था, which is not important, but what's important is कि इस डिनर से पहले सभी लोगों में एक ही ब्रेड का टुकड़ा पास किया जाता है, जिससे सब एक बाइट लेते हैं। फिर सब डिनर शुरू करते हैं और इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि भले एरियल को यहाँ एक्सक्लूसिवली इनवाइट किया गया है, लेकिन एरियल का बॉस सलिवन उसे किसी जूनियर असिस्टेंट की तरह ही ट्रीट कर रहा था। जहाँ बाकी गेस्ट्स मोरेटी वाले टेबल पे बैठे थे, वहीं एरियल थोड़ी दूर बैठती है और एरियल के साथ यहाँ एक छोटी लड़की भी बैठी थी जिसका नाम मॉड था। डिनर टेबल पे एरियल यॉग से बात करती है और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि इस जगह पे जितने भी लोग रहते हैं जो कि सिमिलर से ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, ये लोग खुद को लेवलिस्ट्स बुलाते हैं। आप इसे कल्ट की तरह मान सकते हो जिसका हिस्सा मोरेटी भी है। इनफैक्ट कई टैलेंटेड लोगों को इन्विटेशन देके कल्ट ज्वाइन करवाया गया है, इंक्लूडिंग यॉर्ग। यॉर्ग पहले हार्डन हाई स्कूल में म्यूजिक टीचर था, लेकिन मोरेटी उसे कॉल करके यहाँ बुलाया और तब से यॉर्ग यहीं पे बच्चों को म्यूजिक सिखाता है। इन शॉर्ट वो लेवलिस्ट्स कल्ट का हिस्सा बन गया है। एरियल तुरंत समझ जाती है कि यहाँ चीजें थोड़ी अजीब है, लेकिन बाकी जो 5 गेस्ट थे वो तो मोरेटी द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लग्जरी एक्सपीरियंस को फील करने में बिजी थे। खैर, इसके बाद सभी गेस्ट्स को एक प्राइवेट 24/7 कॉन्सियर्ज दिया जाता है, यानी इनके साथ एक आदमी हमेशा रहेगा इनकी मदद करने के लिए। एरियल के साथ जो लेडी कॉन्सियर्ज रहने वाली थी उसका नाम बेले था। अब एरियल जो कुछ भी यहाँ देख रही थी उसे वो एक बुक में नोट डाउन कर रही थी और यहाँ एरियल नोटिस करती है कि हर एक लेवलिस्ट्स के हाथ में स्कार्स थे। इसके बाद सभी गेस्ट्स अपने रूम में जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि गेस्ट के लैपटॉप्स वगैरह भी निकाल लिए गए हैं और इन्हें सब कुछ जाते टाइम वापस किया जाएगा। नाउ द शॉकिंग पार्ट वाज कि इन सभी गेस्ट्स पे कैमरे से नजर रखा जा रहा था, इवन इन देयर वॉशरूम्स। इनमें से एक गेस्ट बिल मसाज ले रहा होता है जब कुछ लेवलिस्ट्स आगे उसे समाप्त कर देते हैं। अब अगली सुबह एरियल जॉगिंग करने निकलती है और बिले भी उसके साथ साथ पीछे पीछे भाग रही थी। जॉग करते हुए एरियल एक एरिया में पहुंचती है जहां मोरेटी बैठा हुआ था। यहाँ एरियल मोरेटी से डायरेक्ट ही पूछ लेती है कि ये जो लेवल कल्ट है या लेवलिस्ट्स हैं, ये किस तरह का कल्ट या रिलीजन है और क्या इस रिलीजन का फाउंडर खुद मोरेटी है। ये सुन के मोरेटी कहता है कि उसके पहले से लेवल एग्जिस्ट करती है और वो बस इसका एक मेंबर है। इस पे एरियल पूछती है कि आपकी रिलीजन क्या करती है। लाइक हर रिलीजन के लोग कुछ तो करते हैं, मास अटेंड करते हैं, चर्च जाते हैं, वैसे ही आपकी ये रिलीजन क्या करती है। इस पे मोरेटी कहता है कि हम वैसा कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ
एक काम है जो हम लोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं डाइविंग। और डाइविंग की प्रक्रिया दिखाने के लिए मोरेटी एरियल को एक टेंट में लेके जाता है। यहाँ एक लेवलिस्ट ऑयस्टर्स को चाकू से ओपन कर रहा था ताकि वो इसके अंदर से नेचुरल पर्ल यानी मोती निकाल सके। लेवलिस्ट इसी मोती को पहनते हैं और इसी पूरे प्रोसेस को डाइविंग कहते हैं, जो कि टर्न बाय टर्न हर एक लेवलिस्ट को करना होता है। नाउ डाइविंग में ही कभी कदार चाकू इनके हाथ में लग जाता है, आई मीन ऑयस्टर्स खोलते वक्त ही, और इसी कारण सभी लेवलिस्ट के हाथ पे स्कार्स हैं। यहाँ मोरेटी ट्रू बैलेंस मेंटेन करने की बात करता है, जिसका कोई खास सेंस नहीं बन रहा था। खैर इसके बाद एरियल अपने कमरे में जाती है, जहाँ एकदम से कुछ लेवलिस्ट्स आते हैं और उसे तैयार करने लगते हैं, क्योंकि अब मोरेटी इनके लिए प्राइवेट परफॉर्मेंस देने वाला था। ये तैयार करना एंड ऑल काइंड ऑफ जबरदस्ती किया जा रहा था, और यहाँ रेचल नाम की एक लेवलिस्ट की जिम्मेदारी थी कि वो एरियल को तैयार करे। अब तैयार होने की सबसे अजीब रिचुअल ये थी कि सभी गेस्ट्स के प्राइवेट पार्ट्स के बाल भी ट्रिम किए जाने थे, एंड ऑफ कोर्स एरियल इससे ओके नहीं थी। स्टिल रेचल कहती है कि जो भी मोरेटी से आज तक मिला है उसे ऐसा करना पड़ता है, इवन इफ वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो, स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी हो। ऐसे में न चाहते हुए भी एरियल को ये करवाना पड़ता है। और ये सब होने के बाद एरियल, सलिवन, क्लारा, बियॉन्का एंड एमिली फाइनली मोरेटी की परफॉर्मेंस देखने जाते हैं। जाने से पहले ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि बिल कहाँ है, और इस पे इन्हें बोला जाता है कि बिल एक लॉन्ग मसाज ले रहा है, जबकि हम व्यूअर्स जानते हैं कि बिल को तो इन्होंने खत्म कर दिया है। खैर तो परफॉर्मेंस शुरू होता है, जो कि मेरे हिसाब से तो एकदम मिड था, और एरियल भी इस परफॉर्मेंस को खास एंजॉय नहीं कर रही थी, लेकिन बाकी गेस्ट्स एकदम ऐसे एक्ट कर रहे थे एज इफ ये वंस इन अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट मोरेटी इन सब के साथ थोड़ा अभद्र डांस भी करता है। इस सीन से क्लियर था कि ज्यादातर ह्यूमंस बड़े लोगों के सामने उनकी चाटने लग जाते हैं, इवन इफ चीजें अच्छी ना हो, लेकिन एरियल ऐसी नहीं थी। परफॉर्मेंस के दौरान एमिली एकदम से खांसने लगती है और उसे मेडिकल केयर देने के लिए लेवलिस्ट लेके जाते हैं। अब परफॉर्मेंस के बाद एरियल और सलिवन मोरेटी से बात करते हैं, जहां सलिवन तो बस मोरेटी की हाँ में हाँ मिला रहा था, लेकिन एरियल मोरेटी से लेवलिस्ट्स की आइडियोलॉजी पूछती है। मोरेटी बताता है कि लेवलिस्ट जो है वो मानते हैं कि हर उस इंसान में भगवान है जो कुछ नया क्रिएट करता है। जैसे जब मोरेटी अपने टॉप एल्बम्स लिखा था, बनाया था, गाया था, तो उस वक्त वो एक भगवान था। इनफैक्ट जब भी कोई कुछ नया बनाता है, इवन इफ इट्स समथिंग लाइक शू हॉर्स, तो उस मोमेंट में वो एक भगवान की तरह है। इस पे एरियल काउंटर क्वेश्चन करती है कि फिर तो नॉर्मल लोग की लेवलिस्ट्स की नजर में कोई जगह ही नहीं हुई, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी नया नहीं बनाते। ये सुन के मोरेटी बात घुमाने लगता है कि ऐसा नहीं है, हम लेवलिस्ट इसका उल्टा सोचते हैं और सबके पास कुछ क्रिएट करने का मौका जरूर होता है। खैर इस डिस्कशन के बाद एरियल अपने बॉस सलिवन से रिक्वेस्ट करती है कि सलिवन उसे इस जगह के एक्सपीरियंस के बारे में एक सेकेंडरी रिपोर्ट लिखने दे। मतलब मेन वाली तो ऑफ कोर्स सलिवन ही लिखेगा अबाउट द एल्बम एंड मोरेटी, क्योंकि वो सीनियर है, लेकिन एरियल एक सेकेंडरी छोटी सी रिपोर्ट लिखना चाहती थी जो कि सिर्फ लेवलिस्ट्स के बारे में होगी। सलिवन एरियल को इसके लिए मना करता है और तभी एक एरो सलिवन के शोल्डर के आर पार हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक लेवलिस्ट बच्चा तीर चलाना सीख रहा था और गलती से ये एरो सलिवन को लग गई। सलिवन को तुरंत मरहम पट्टी कराने ले जाया जाता है और एरियल इससे शॉक में थी। अब उस शाम सलिवन मरहम पट्टी करा के अपने कमरे में बाकी गेस्ट्स के साथ पी रहा होता है और एरियल भी यहाँ आती है। एरियल कहती है कि उसे लेवलिस्ट्स ठीक नहीं लग रहे एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि सलिवन पे तीर जानबूझकर मारा गया हो। इनफैक्ट इन्हें अब तक बिल नहीं दिखा था और परफॉर्मेंस के बाद से एमिली भी गायब थी। सभी यहाँ एरियल की बातों को हल्के में लेते हैं और सलिवन काइंड ऑफ ये तक कह देता है कि तुम्हारी ऐसी ही छोटी सोच की वजह से तुम जूनियर हो और हम सीनियर। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान हम ये भी समझ पाते हैं कि यहाँ मौजूद हर गेस्ट कभी न कभी मोरेटी का मजाक बनाया था, चाहे वो पॉडकास्ट पे हो, इंटरव्यूज पे, आर्टिकल्स में और एनीथिंग एक्सेप्ट एरियल। एरियल ऐसा कभी नहीं की थी। एनीवेज अगली सुबह एरियल अपने कॉन्सियर्ज बेले से छुप के खिड़की से बाहर निकलती है और वो इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करने लगती है। बाहर वो एक बान नोटिस करती है जिसके अंदर अजीब तरह के एनिमल्स जार में स्टफ्ड थे। एरियल से देखने लगती है, लेकिन एरियल एक बात नोटिस नहीं करती कि बान के पीछे बिल का मृत शरीर पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ बेले और रेचल को पता लगता है कि एरियल कमरे में नहीं है और ऐसे में ये लोग एरियल को खोजना शुरू करते हैं। जैसे ही ये लोग एरियल को ढूंढते हैं, एरियल एकदम हाइपर एक्ट करती है और वो डिमांड करती है कि उसे इमीडिएटली यहाँ से घर वापस जाना है। अब तक मोरेटी भी यहाँ आ चुका था और वो एरियल से पूछने लगता है कि क्या उसकी खातिरदारी में कुछ प्रॉब्लम हुई है। एरियल कुछ जवाब नहीं देती, रादर वो यहाँ से जाने की रट लगाई रहती है। ऐसे में यॉर्ग और बाकी लेवलिस्ट्स कहते हैं कि इनकी बस फिलहाल बाहर है और उसे आने में 45 मिनट तक लगेगा और इनकी जो एटीवीज है वो बस 10 मील तक ही जा पाएगी, जिसके बाद 40 मील और कुछ नहीं है तो एरियल फंस जाएगी। यहाँ मॉड नामक बच्ची भी रोने लगती है, सेइंग कि उसका एक पपेट शो होने वाला है जिसे एरियल को देखना ही होगा बिफोर गोइंग बैक। ऐसे में एरियल इस शर्त पे मान जाती है कि वो पपेट शो के बाद तुरंत वापस चली जाएगी। बाय द वे सलिवन और बाकी गेस्ट्स यहाँ शक्ल बना रहे थे क्योंकि उनके हिसाब से एरियल अपने होस्ट के साथ बुरा बिहेव कर रही है और बिना मतलब सीन क्रिएट कर रही है। खैर तो आगे पपेट शो के लिए ये लोग एक जगह पे जाते हैं जहाँ इन्हें बीन बैग पे बैठाया जाता है और शो का नाम था द ट्रेजेडी ऑफ बिली। इस शो में पपेट्स के थ्रू एक फेमस स्टार को दिखाया जाता है जिसके इर्द गिर्द रिपोर्टर्स होते हैं और
ये रिपोर्टर्स इस स्टार से एकदम पर्सनल और घटिया किस्म के सवाल पूछ रहे थे। इन रिपोर्टर्स को रैट के पपेट्स के रूप में दिखाया गया होता है एंड इट वाज क्लियर कि ये शो जर्नलिस्ट्स के ऊपर एक तमाचा है कि कैसे वो सेलेब्स की लाइफ बिगाड़ देते हैं। अब क्योंकि यहाँ सारे गेस्ट जर्नलिस्ट या पैपरात्जी ही थे तो उन्हें ये शो पसंद नहीं आ रहा था। तभी एकदम से एरियल जिस बीन बैग पे बैठी थी वो हिलना शुरू होता है। एरियल तुरंत उठती है और अगले ही क्षण एमिली इस बैग से बाहर निकलती है जिसका पूरा शरीर फूला हुआ था। दरअसल एमिली को पीनट एलर्जी या ऐसे ही कोई एलर्जी थी और ये मोस्टली एलर्जी का ही रिएक्शन हो रहा था जो कि ये लेवलिस्ट जान के करवाए थे, फिर उसे बीन बैग में भर दिए थे। एमिली को इस हाल में देख सारे गेस्ट्स भागने लगते हैं लेकिन लेवलिस्ट इन्हें मार पीट के इसी जगह पे अंदर कैद करके रखते हैं। इस पॉइंट पे मोरेटी अपना भाषण शुरू करता है कि उसके नए एल्बम का नाम है सीजर्स रिक्वेस्ट। वो बताता है कि एल्बम का नाम सीजर्स रिक्वेस्ट क्यों पड़ा। यहाँ वो जूलियस सीजर की कहानी सुनाता है कि कैसे एक बार कुछ पायरेट्स सीजर को कोई आम इंसान समझ के किडनैप कर लिए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि जब सीजर छूटा तो वो इन सारे पायरेट्स को खत्म कर दिया। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि क्योंकि पायरेट्स सीजर को एक आम आदमी समझ रहे थे तो वो सीजर के लिए उतना ही रैंसम या कम पैसे मांगे थे, मतलब जितना वो एक आम आदमी को किडनैप करने के बाद मांगते होंगे। ऐसे में सीजर किडनैपर्स से बोले थे कि रैंसम अमाउंट बढ़ाओ क्योंकि सीजर वाज अ बिग रूलर और उसके लिए इतना कम रैंसम अमाउंट बेइज्जती जैसा है। अब इस कहानी से आप व्यूअर्स जो भी मतलब निकालो, लेकिन मोरेटी ये मतलब निकाला है कि रॉयल्टी हमेशा रॉयल ही होता है, इवन एट द मर्सी ऑफ पेजेंट्स। इन शॉर्ट वो खुद को या अपने जैसे क्रिएटर्स को रॉयल बोल रहा है और बाकी जो पैपरात्जी या जर्नलिस्ट हैं वो सब पेजेंट्स हैं। इस पॉइंट पे सलीवन, क्लारा और बियांका भागने की कोशिश करते हैं जिसके परिणाम अनुसार लेवलिस्ट्स बियांका और सलीवन को समाप्त कर देते हैं। वहीं एमिली स्वेल होके या फूल के खुद ही खत्म होती है। क्लारा को ये लोग नहीं मारते लेकिन उसकी विग को इतनी जोर से सर से चिपकाया गया था कि विग खींचने पे उसका सर ही फटने लगा था। इसी भाग दौड़ का फायदा उठा के एरियल खिड़की से बाहर कूदती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। भागते हुए वो मोरेटी के म्यूजियम में पहुंच जाती है जहाँ उसे मोरेटी का ढेर सारा सामान मिलता है, जैसे उसका एक स्टफ्ड कुत्ता डॉबरमैन एंड देन मेनी मोर थिंग्स। लेकिन यहाँ कुछ अजीब चीजें थी, लाइक ढेर सारी वाइन्स थी, देन जहर था और बिल का अलग किया हुआ सर एज मैंटल पीस लटका हुआ था स्टफ करके। एरियल इससे घबराती है क्योंकि इतनी सारी वाइन और जहर का सिर्फ एक मतलब था एंड दैट इज कि ये जो लेवलिस्ट हैं वो एक साथ खत्म होने का प्लान कर रहे हैं। अब क्योंकि लोग एरियल को ढूंढ रहे थे तो एरियल टब में छिपती है, लेकिन बेल एक खिड़की से एरियल पे हमला कर देती है और इसी हाथापाई में एरियल बेहोश हो जाती है। ना जब एरियल को होश आता है तो वो एक चेयर पे खुद को बंधा पाती है और उसके ऑपोजिट क्लारा बंधी थी। यहाँ सभी लेवलिस्ट्स एक कल्ट की तरह खड़े थे और मोरेटी एज यूजुअल अपना भाषण दे रहा था। यहाँ सबके लिए वाइन सर्व किया जा रहा था जो कि क्लारा और एरियल को भी पिलाया जाता है। एरियल को डाउट था कि हो न हो वाइन के अंदर जहर है और इसलिए एरियल रेजिस्ट कर रही थी। नाउ रेचल यहाँ एरियल के करीब आती है एंड फॉर सम रीजन वो एरियल की मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, वो चुपके से उसके हाथ के बंधनों को काट देती है, देन कहती है कि एरियल गेट की तरफ भागे, वहां से राइट लेके तब तक भागती जाए जब तक उसे लाइट न दिख जाए। सो यस, जैसे ही सब वाइन पीते हैं एरियल रेचल को प्लान्ड वे में धक्का देके भागती है और वो एक एटीवी लेके यहाँ से निकलती है। इस भगदड़ में मोरेटी के कपड़े और शरीर में आग लग जाती है। हालांकि इस आग को तुरंत बुझाया जाता है विच मीन्स मोरेटी को कुछ खास हार्म हुआ नहीं। वहीं एरियल भाग रही थी और बेले एक दूसरे एटीवी से उसका पीछा कर रही थी। एरियल फाइनली कंपाउंड के गेट तक पहुंचती है जहां मोरेटी का एक फैन अपनी कार लेके खड़ा था। एरियल उसे बातें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो तो एक फैन बॉय की तरह अलग ही मिजाज में था। जब एरियल देखती है कि बेले उसके करीब आ रही है तो वो इस फैन बॉय से उसकी चाबी छीन के कार लेके भाग निकलती है। सो यस, एरियल फाइनली बच गई थी एंड वी कैन अज्यूम कि क्लारा और फैन बॉय को भी लेवलिस्ट्स निपटा ही दिए होंगे। अब यहाँ से कहानी 2 साल बाद की आती है जहाँ एरियल अपनी इस पूरी एक्सपीरियंस को एक बुक में लिख दी थी और ये किताब अब बेस्ट सेलर किताब बन चुकी थी एंड एरियल भी काफी फेमस हो गई थी। यहाँ हमें बताया जाता है कि 2 साल पहले जब एरियल कंपाउंड से भागी थी तो भाग के वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस मोरेटी कंपाउंड पे गए थे और वहाँ उन्हें एक भी लेवलिस्ट या उनकी लाश नहीं मिली। वहाँ बस मोरेटी था जो कि ओपन में अपना पियानो बजा रहा था और वहाँ सिर्फ 5 लाशें थी जो कि थी क्लारा, सलीवन, एमिली, बियांका एंड बिल की लाश। इन 5 कत्लों के लिए मोरेटी को अरेस्ट कर लिया गया था और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया और मोरेटी अपने गुनाह को एक्सेप्ट भी कर लिया था। फिलहाल मोरेटी जेल में है और एरियल अपनी बुक टूर, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में बिजी रहती है। अब एक इंटरव्यू के दौरान एरियल को मोरेटी के एजेंट सोल डैड यूसुफ का कॉल आता है जो कि बताता है कि मोरेटी जेल में एरियल को इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। एरियल पिछले 2 साल से कई बार मोरेटी की इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रही थी ताकि वो ये जान सके कि आखिर मोरेटी ये सब क्यों किया, लेकिन मोरेटी उसे कभी इंटरव्यू दे ही नहीं रहा था। लेकिन आज अचानक मोरेटी खुद एरियल को बुला रहा था फॉर एन इंटरव्यू। जो भी हो, एरियल इस इंटरव्यू के लिए जाती है और यहाँ कुछ शॉकिंग बातें रिवील होती हैं। सबसे पहले तो मोरेटी पॉइंट आउट करता है कि एरियल की बुक्स में कुछ बातें गलत थी, लाइक उनकी पहली मुलाकात के दौरान वो एलिगेटर बूट्स नहीं बल्कि पाइथन बूट्स पहना था। ये सुन के एरियल वाज लाइक, डज इट इवन मैटर, क्योंकि मुझे ये
जानना है कि तुमने उन 5 लोगों को क्यों मारा। यहाँ मोरेटी एक्सप्लेन करता है कि प्रिमिटिव मेन जो थे, यानी काफी पुराने समय जो लोग थे, वो हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे। तब हमेशा लीडर वो होता था जो कि फिजिकली सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए, लीडरशिप पोजीशन पे वो लोग आए जो कि लेफ्ट ब्रेन से शार्प हो। बेसिकली लेफ्ट ब्रेन की मदद से हम पॉलिटिक्स की सोचते हैं, आईवी लीग कॉलेजेस में जाते हैं, पढ़ाई में टॉप करते हैं, बेसिकली हर वो इंटेलिजेंट काम करते हैं जो कि हमें एज ए लीडर स्थापित कर देती है। लेकिन इन लीडर्स ने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज चारों तरफ गरीबी है, हर देश एक दूसरे से लड़ रही है एंड ऑल दैट। सो इट्स टाइम कि दुनिया राइट ब्रेन शार्पनेस को महत्व दे और ऐसे लोगों को लीडर बनाए। अब राइट ब्रेन किस चीज के लिए काम आता है? वेल, क्रिएटिविटी के लिए, जैसे कि सिंगर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, ऑल दैट। सो मोरेटी के हिसाब से अब उस जैसे बड़े क्रिएटर्स को दुनिया चलाने का मौका मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट लेवल कल्ट वाज ऑल अबाउट। अगर आपको ध्यान हो तो मोरेटी पहले भी क्रिएटर्स को गॉड से कंपेयर किया था और लेवल कल्ट में हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में हाईली क्रिएटिव था। उनका मोटो भी था कि टीच देम यंग एंड द वर्ल्ड विल बी योर्स, यानी बच्चों को ये सब क्रिएटिविटी बचपन से सिखाओ ताकि वो आपके पद चिन्हों पे चले और दुनिया उनकी हो। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि क्यों मोरेटी उन 5 मीडिया वाले लोगों को मारा था, क्योंकि ये लोग हमेशा आर्टिस्ट वगैरह से उल्टे सीधे सवाल करते थे और इनके बारे में उल्टी सीधी बातें छापते थे या फिर उल्टी सीधी वीडियोस बनाते थे। नाउ द बिग ट्विस्ट वाज कि 2 साल पहले वाली फाइनल शोडाउन नाइट पे वाइन के अंदर जहर नहीं था, यानी सारे लेवलिस्ट्स आज भी जिंदा हैं और वो हमारी दुनिया में ही कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। वो धीरे धीरे लेवल कल्ट को बढ़ा रहे हैं और उनका प्लान एकदम सटीक रहा। कैसे? वेल, एरियल अपनी बुक में इस कल्ट के बारे में खूब लिखी है और इससे कहीं ना कहीं ये कल्ट बढ़ने लग गया है, मतलब फ्री में प्रचार हुआ है। जी हाँ, कहते हैं ना वो फ्री पब्लिसिटी। और इस काम के लिए मोरेटी एरियल को इसलिए चुना था क्योंकि वो हार्ट से ट्रू थी, मतलब अभी तक करप्ट नहीं हुई थी लाइक अदर जर्नलिस्ट्स, और वही इनके लेवल कल्ट को दर्शाने में जस्टिस दे सकती थी। ये सब सुन के एरियल वो शॉक्ड, क्योंकि देखा जाए तो सब कुछ एकदम प्लान था और एरियल इस शतरंज के खेल में बस एक प्यादा थी जिसे मोरेटी ही कंट्रोल कर रहा था। इस पॉइंट पे आप व्यूअर्स ये भी समझ गए होंगे कि क्यों रेचल एरियल को आजाद कर दी थी, क्योंकि दिस वाज ऑल प्री प्लान्ड। मतलब एरियल को आजाद करना भी प्लान के तहत ही हुआ था। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो फैन जो कि गाड़ी लेके एन मौके पे कंपाउंड के बाहर खड़ा था, वेल इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो भी एक लेवलिस्ट ही था जिसे वहां प्लांट किया गया था ताकि एरियल आसानी से एस्केप कर सके। देन एरियल बुक लिख सके जिससे इनके कल्ट की टीचिंग्स और स्प्रेड हो जाए इनडायरेक्टली। तो हाँ, अब तक जो एरियल सोच रही थी कि वो बच के निकली, वेल उसे बचा के निकाला गया था प्लान के तहत। और ये सब जानने के बाद एरियल यहाँ से उठ के चली जाती है। बाय द वे, एल्बम सीजर्स रिक्वेस्ट भी मिलियंस ऑफ कॉपी सेल कर चुकी है। खैर, इसके बाद हम एरियल को एक और टीवी इंटरव्यू में देखते हैं जहां होस्ट उससे कुछ सवाल जवाब कर रही थी। तभी एरियल नोटिस करती है कि ये होस्ट वही पर्ल्स पहने हुई थी जो कि लेवलिस्ट्स निकालते थे ड्यूरिंग डाइविंग। इससे एरियल को एहसास होता है कि लेवल कल्ट वाकई में बहुत फैल चुका है और इसको फैलाने में सबसे बड़ा हाथ उसका ही था, भले ही इट वाज अनइंटेंशनल। 4th एपिसोड की कहानी प्रेजेंट यानी कि 2019 में शुरू होती है, जहां हम व्यूअर्स विंडन शहर के लोगों को थोड़ा सतर्क होते देखते हैं, क्योंकि हाल में ही इस शहर से एरिक और मिकेल नामक बच्चे गायब हो चुके हैं। एरिक को हमने एक स्ट्रेंज ब्लू रूम में देखा था और मिकेल तो 1986 में टाइम ट्रैवल करके पहुंच चुका है। इसके अलावा विंडन शहर में एक अनजान बच्चे की लाश भी मिली थी और कोई अब तक इस लाश की डिटेल्स नहीं जान पाया था। Amidst all this chaos, हम व्यूअर्स डॉपलर फैमिली को काफ़ी करीब से देख पाते हैं, जहां हेल्गे डॉपलर एकदम डिस्टर्ब दिख रहे थे। वो बार बार जंगलों की तरफ भागते थे और उनका यही कहना था कि वो किसी को रोकना चाहते हैं। दूसरी तरफ हेल्गे का बेटा पीटर डॉपलर अपनी बीवी शॉर्ले से कुछ छुपा रहा था और आगे की कुछ सीन्स में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि पीटर और शॉर्ले की शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। इसकी वजह ये थी कि कुछ सालों पहले से पीटर लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था और इस बात से शॉर्ले काफ़ी अपसेट थी। इनके 2 बच्चे थे जिनका नाम था फ्रांसिस्का और एलिजाबेथ, और दोनों बच्चों में से एलिजाबेथ डम्ब और डेफ थी, यानी कि ना तो एलिजाबेथ बोल पाती थी ना ही वो सुन पाती थी। अब दोस्तों, शहर में 2 बच्चों के गायब होने के कारण शॉर्ले अपनी बेटी एलिजाबेथ को खुद स्कूल ड्रॉप करती थी और स्कूल में एलिजाबेथ का एक क्लोज फ्रेंड था जिसका नाम यासिन था। एलिजाबेथ को ड्रॉप करने के बाद शॉर्ले शहर में मिले मृत पंछियों पर रिसर्च करती है और उन्हें पता चलता है कि इन पंछियों के भी ईयर ड्रम्स फट चुके थे। इसके अलावा इन पंछियों के शरीर पे कुछ वाइट स्पॉट्स थे जो कि किसी तरह के म्यूटेशन को सिग्निफाई कर रहे थे। अपने तहकीकात के दौरान शॉर्ले रोड पे लगे सीसीटीवी कैम्स के उस वक्त की फुटेज चेक करती है जब मिकेल गायब हुआ था और एक फुटेज में उन्हें अपना हस्बैंड पीटर कार में जाते हुए दिखता है।
इस फुटेज को देखकर शॉर्ले को पीटर पे और भी शक होता है और अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए शॉर्ले जंगलों में एक केबिन की तरफ बढ़ती है जिसको डॉपलर्स कई जनरेशन से ओन करते थे। इस केबिन में उन्हें रेड सॉइल मिलती है एंड दिस वाज स्ट्रेंज क्योंकि विंडन शहर में फिलहाल तो रेड सॉइल कहीं नहीं थी। छानबीन करते वक्त ही शॉर्ले को पावर प्लांट से कॉल आती है और इस कॉल में उन्हें पता चलता है कि अल्ड्रिक बिना परमिशन पावर प्लांट की फेंसिंग को जंप करके अपने बेटे मिकल को पावर प्लांट के अंदर ढूंढ रहे थे। शॉर्ले अल्ड्रिक को वहां से पिकअप करने जाती है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स जॉनस को देखते हैं जो अपने डैड के रूम में मिली मैप्स को स्टडी कर रहा था और वो इस मैप को फॉलो करते हुए विंडन केव्स के अंदर जाता है। इस सीन के दौरान हम होडी वाले स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि जॉनस पे नज़र रख रहा था और केव्स के अंदर जॉनस को कुछ खास नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो घर वापस आ जाता है। जब जॉनस सोने जाता है तो वो स्ट्रेंजर जॉनस के कमरे में आकर उसके मैप पे कुछ क्लू लिखकर वहां से चला जाता है। यहाँ सीन चेंज होकर एलिजाबेथ पे फोकस करती है जो कि अपनी क्लास खत्म होने के बाद अपने पेरेंट्स के आने का वेट कर रही थी। किसी के न आने की वजह से वो पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है और इसके ठीक कुछ देर बाद उसके पिता पीटर डॉपलर उसे पिक करने स्कूल से आते हैं। अब ऑब्वियसली एलिजाबेथ यहाँ नहीं थी और पीटर को लगता है कि उसकी बेटी भी और बच्चों की तरह गायब हो गई है, इसीलिए वो तुरंत ही शॉर्ले को फोन करते हैं और सभी लोग मिलकर एलिजाबेथ को ढूंढना शुरू करते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद एलिजाबेथ नहीं मिलती है लेकिन देर रात अचानक वो अपने घर वापस आ जाती है। पूछताछ करने पे एलिजाबेथ का कहना था कि वो पैदल घर वापस आ रही थी जब उसे रास्ते में एक अनजान शख्स मिला जिसका नाम नोआ था। नोआ ने एलिजाबेथ को एक वॉच दिया था और ये वॉच असल में शॉर्ले की थी जो कि कई साल पहले ही गुम हो चुकी थी। अब दोस्तों यहाँ हमें नोआ के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है, लाइक वो कौन है, कहाँ से आया है और उसके पास शॉर्ले की पुरानी वॉच कैसे थी। एनीवेज कहानी आगे बढ़ती है जहाँ हम शॉर्ले की बेटी फ्रांसिस्का को मैग्नस नील्सन के साथ हुकअप करते देखते हैं और आगे की कुछ सीन्स में हमें हेल्के डॉपलर भी देखने को मिलते हैं जो कि अपने डॉक्टर से किसी नोआ को रोकने की बात कर रहे थे। फोर्थ एपिसोड की फाइनल सीन में हम व्यूअर्स एक हुडेड इंसान को देखते हैं जो कि छोटे यासीन को उठाकर ले जाने आया था और इस इंसान का कहना था कि उसे नोआ ने भेजा है। यहाँ से शुरू होती है फिफ्थ एपिसोड और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि विंडन शहर में से एक और बच्चा गायब हो चुका है और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि यासीन था। यासीन के गायब होने से एलिजाबेथ एकदम उदास थी और एलिजाबेथ की मदद से शॉर्ले नोआ की स्केच बनवा पाती है। शॉर्ले अपने पति पीटर को भी कन्फ्रंट करती है कि क्या उसे इस मिसिंग केसेस के बारे में कुछ पता है, लेकिन पीटर कुछ भी बताने से इनकार करता है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स हैना को देखते हैं जो कि थोड़ा इनडिफरेंट बिहेव कर रही थी क्योंकि अल्ड्रिक अपने बेटे के गायब होने के बाद उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो डायरेक्टली अल्ड्रिक के घर ये बोलकर पहुंच जाती है कि उसने नील्सन्स के लिए खाना बनाया है और उसकी इस हरकत से अल्ड्रिक की बीवी कैथरीन को इनके अफेयर होने वाली बात पे शक होता है। अल्ड्रिक हैना को उसके घर ड्रॉप करते हैं और कार में अल्ड्रिक इस अफेयर को हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अफेयर ख़त्म होने की बात को सुन के हैना वॉज अपसेट और वो डिसाइड करती है कि वो अल्ड्रिक की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। घर वापस लौटने पे कैथरीन अल्ड्रिक से पूछती है कि क्या उसका अफेयर हैना के साथ चल रहा है और अल्ड्रिक ना बोलकर वहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ पे कहानी स्विच होकर 1986 में जाती है जहाँ हम इन सभी कैरेक्टर्स को अपने टीनेज में देखते हैं। बचपन से ही हैना अल्ड्रिक को पसंद करती थी बट टू हर डिसअपॉइंटमेंट अल्ड्रिक कैथरीन को डेट कर रहा था। तो यहाँ हैना अपने डैड के साथ किसी काम से हॉस्पिटल जाती है और इसी हॉस्पिटल में मिकल भी था। नर्स आइनेस कैनवोल्ड मिकल से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछ रही थी लेकिन मिकल कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी वहाँ नोआ मिकल से मिलने आते हैं और नोआ का कहना था कि वो एक चर्च के प्रीस्ट हैं। नोआ मिकल से भगवान से जुड़ी बातें करने की कोशिश करते हैं लेकिन अपना मिकल तो 2019 से था और इसीलिए वो इन बातों को साइंटिफिक फैक्ट से काउंटर करता है। अब दोस्तों मिकल का 1986 में कोई भी नहीं था जिस वजह से उसे चाइल्ड होम सर्विसेज में जाना पड़ता, लेकिन आइनेस खुद भी एकदम अकेली थी और वो डिसाइड करती है कि वो मिकल को अपने साथ ही रखेगी। इसी हॉस्पिटल में छोटी हैना की मुलाकात मिकल से होती है और मिकल हैना को कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाता है। मिकल हैना से बोलता है कि वो फ्यूचर से आया है और ऑब्वियसली इस बात पे हैना को यकीन नहीं होता है। तो हैना अपने डैड के साथ यहाँ से निकलती है और कोइंसिडेंशियली वो एक ऐसे जगह पहुँचती है जहाँ अल्ड्रिक और कैथरीन एक दूसरे के साथ फर्स्ट टाइम सेक्स करने का प्लान कर रहे थे। हैना छुपकर इन दोनों को साथ में देख लेती है और चूंकि उसे अल्ड्रिक पे क्रश था शी फील्स बैड।
गुस्से में हैना अपने डैड से झूठ बोलती है कि अल्रिक ने कैथरीन के साथ ज़बरदस्ती किया है और ये बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन में ईगोन टाइडमैन इंचार्ज थे और उनके पूछने पे हैना का कहना था कि अल्रिक ने कैथरीन के साथ ज़बरदस्ती करी है जिसे उसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन हम और आप जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था और उन दोनों के बीच जो भी हुआ वो कॉन्सेंशुअल था। अब दोस्तों ईगोन तो पहले से ही अल्रिक को पसंद नहीं करते थे और मौका मिलते ही वो अल्रिक को पकड़ के एक सेल में बंद कर देते हैं। यहाँ खास बात ये थी कि इस इंसिडेंट के विटनेस को कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, जिससे अल्रिक कभी समझ ही नहीं पाया कि उसका कंप्लेंट आखिर किसने किया था। यहाँ कहानी वापस 2019 में आती है, जहाँ बार्थोस को नोआ का कॉल आता है और बार्थोस को ऐसा लगता है कि नोआ एरिक का ड्रग डीलर था। नोआ बार्थोस को मिलने के लिए बुला रहा था और बार्थोस अपने दोस्त जोनस के साथ वहाँ जाने की सोचता है। मीनवाइल हम हुडी वाले स्ट्रेंजर को विंडन होटल में देखते हैं, जहां वो होटल की मैनेजर रिजीना टीडमैन को एक पार्सल देता है और ये स्ट्रेंजर इस पार्सल को जॉनस तक पहुंचाने को बोलता है। उसी दिन शाम को ये स्ट्रेंजर जॉनस से मिलता है और वो जॉनस से बातें करने की कोशिश भी करता है। इस स्ट्रेंजर का कहना था कि वो जॉनस के पिता को जानता था और जॉनस के पिता ने पहले कभी इस स्ट्रेंजर की जान बचाई थी। ये स्ट्रेंजर कुछ वियर्ड बातें करता है और एंड में वो जॉनस से यही कहता है कि जॉनस को सही डिसीजंस लेने होंगे। अब दोस्तों यहाँ जॉनस को अपने बेस्ट फ्रेंड बार्थोस के साथ नोआ से मिलने जाना था, लेकिन जॉनस वहाँ जाने के बजाय मार्था का एक प्ले देखने चला जाता है। मार्था से मिलने पे जॉनस बताता है कि वो इतने दिनों से स्कूल नहीं आया था क्योंकि ही वॉज अंडर थेरेपी और बातों बातों में ये दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ नोआ एक कार में बार्थोस को पिकअप करता है और सरप्राइजिंगली 2019 में भी नोआ एकदम सेम दिख रहा था जैसा वो 1986 में दिखता था। वो एकदम भी एज नहीं हुआ था एंड दिस वाज क्वाइट स्ट्रेंज। नोआ बार्थोस से कुछ बातें करता है और थोड़ी देर बाद वो बार्थोस को ड्रॉप करके चला जाता है। अब दोस्तों 2019 में विंडन शहर से अब तक कई बच्चे गायब हो चुके थे और इनमें से किसी का कुछ पता नहीं चल पाया था। इस बात से पुलिस ऑफिसर्स अल्रिक और शार्ले नाराज थे और शार्ले का कहना था कि उसके ग्रैंडफादर अक्सर बिग बैंग और टाइम से जुड़ी बातें करते थे। उनके हिसाब से हमारा कैलेंडर गलत है क्योंकि एक साल में 365 दिन नहीं होते हैं। इनफैक्ट हर 33 साल के बाद सब कुछ फिर से रिपीट होता है क्योंकि 33 साल में प्लैनेट के पोजीशंस और सोलर लूनर साइकिल काइंड ऑफ सेम हो जाते हैं। शार्ले को हर चीज रिपीट होती लग रही थी, मानो ये सब एक मैसिव डेजा वू है। इन बातों के दौरान शार्ले को नोआ का स्केच मिल जाता है। यहाँ सीन चेंज होकर जॉनस पे फोकस करती है, जिसे घर आते ही स्ट्रेंजर द्वारा भेजी गई पार्सल मिलती है। इस पार्सल के अंदर एक फ्लैश लाइट थी, एक अजीब सी इंस्ट्रूमेंट थी जो डायरेक्शन बताती थी और एक लेटर था। ये लेटर वही लेटर थी जो जॉनस के पिता माइकल ने मरने से पहले लिखा था और इस लेटर में बहुत ही बड़ा राज छिपा था। लेटर में जॉनस के पिता माइकल ने लिखा था कि इस दुनिया में कई सारे राज छिपे हैं और ये उनकी कहानी का सच है। 4 नवंबर 2019 को वो किसी तरह टाइम ट्रैवल करके 1986 में पहुंच गए। वो कभी भी 1986 से वापस नहीं आ पाए और वो अपनी ज़िंदगी पास्ट में ही गुजारने लगे। माइकल और कोई नहीं बल्कि मिकल ही थे, जिनका नाम आइनेस ने चेंज करके माइकल कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आइनेस कैनवोल्ड ने 1986 में मिकल को पाला और बड़ा होकर मिकल या फिर माइकल की शादी हैना से हो गई। जॉनस उनका बेटा है एंड एज वी ऑल नो मिकल उल्रिक का बेटा था। अब आई नो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात है, इसलिए आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ सिंपलर वे। 2019 में मिकल एक छोटा बच्चा था और वो अल्रिक का सबसे छोटा बेटा था, लेकिन 4 नवंबर को टाइम ट्रैवल करने के बाद मिकल 1986 में फंस गया। मिकल का नाम माइकल हुआ और वो 1986 वाले टाइमलाइन में ही बड़ा होकर हैना से शादी किया और जॉनस इन दोनों का बच्चा था। सो इफ़ यू सी, यहाँ पास्ट से फ्यूचर और फ्यूचर से भी पास्ट इफेक्ट हो रहा है और ये पूरी टाइमलाइन एक सर्कल जैसी है जहाँ इवेंट्स रिपीट होते हैं। अब दोस्तों ये तो बस मिकल की कहानी है, लेकिन ट्रस्ट मी आगे इससे भी बड़ी कई माइंड ब्लोइंग खुलासे होने वाले हैं। तो एपिसोड 5 की लास्ट सीन में हम व्यूअर्स वापस उस स्ट्रेंजर को देखते हैं और वो एक कमरे में जाता है जिसके अंदर ढेर सारी घड़ियां लगी हुई थी। इस कमरे के अंदर एक बूढ़ा इंसान पहले से ही था और ये स्ट्रेंजर इस बूढ़े इंसान से टाइम के बारे में बात करने की इच्छा जाहिर करता है। यहाँ शुरू होती है एपिसोड 6 और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ फालतू की बातें होती हैं जिसे मैं एकदम शॉर्ट में कवर करूँगा ताकि हम रियल मुद्दे पे आ सके। तो पहली बात ये कि कैथरीन को अपने पति अल्रिक और हैना के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और अल्रिक अपनी पत्नी से माफ़ी मांगते हैं।
इसके अलावा हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है कि रेजिना टाइडमैन को ब्रेस्ट कैंसर था। नाउ कमिंग टू द इंटरेस्टिंग स्टफ्स, उल्रिक गायब बच्चों वाले केस को नए नज़रिए से देखना शुरू करते हैं और वो 1986 में गायब हुए अपने भाई मैड्स का केस फाइल पे भी ध्यान देना शुरू करते हैं। उल्रिक को पता चलता है कि 1986 में जिस रात मैड्स गायब हुआ था उस रात उल्रिक के पिता ट्रॉन्टे अपने घर पे नहीं थे। ये पता लगते ही उल्रिक फौरन अपने डैड ट्रॉन्टे से मिलकर उन्हें कन्फ्रंट करता है और इस कन्फ्रंटेशन से ट्रॉन्टे गुस्सा होते हैं। इस बहस के बीच में उल्रिक की मां जेन आती है और वो उल्रिक को बताती है कि ट्रॉन्टे के कई अफेयर्स थे और मैड्स जिस रात गायब हुआ था उस रात ट्रॉन्टे क्लॉडिया टीडमैन के साथ थे। जेन आगे बताती है कि मैड्स और उल्रिक बचपन में एक दूसरे से काफ़ी लड़ते थे और मैड्स के चिन पे एक कट के निशान भी थी। बातों बातों में हमें पता चलता है कि गायब होने से पहले मैड्स रेजिना टीडमैन के साथ था और ये सुनते ही उल्रिक फौरन रेजिना से पूछताछ करने जाते हैं। रेजिना से पूछताछ के दौरान हमें पता चलता है कि बचपन में रेजिना उल्रिक और कैथरीन से डरती थी, लेकिन मैड्स उसका दोस्त था। उल्रिक और कैथरीन अक्सर रेजिना को बुली करते थे और ऐसे ही एक दिन बुली होने के बाद वो मैड्स के साथ घर वापस आ रही थी। रास्ते में ही मैड्स जंगलों में गायब हो गया था जबकि रेजिना घर वापस पहुंच गई थी। अब दोस्तों आपको तो याद ही होगा कि 1986 में हैना ने उल्रिक को ये बोल के पुलिस कंप्लेंट कर दी थी कि उसने कैथरीन के साथ ज़बरदस्ती करा है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि हैना ने उल्रिक से जाकर ये झूठ बोला कि ये कंप्लेंट उसने नहीं बल्कि रेजिना ने किया था। बात आज जाकर 2019 में क्लियर होती है जब रेजिना उल्रिक को बताती है कि हैना बचपन से ही उसे पसंद करती थी और चूंकि उल्रिक कैथरीन के साथ था, हैना ने उसे बर्बाद करने का सोचा था। ये सुनते ही उल्रिक फौरन पुलिस स्टेशन जाकर अपनी 33 साल पुरानी केस फाइल चेक करता है और इस फाइल में विटनेस का नाम था हैना। इस सीन से हम जो समझ पाते हैं कि हैना बचपन से ही कितनी ईविल और डेंजरस थी और उल्रिक को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। अगर वो उल्रिक को नहीं पा सकती है तो वो उसे बर्बाद करने के लिए भी किसी भी हद तक जाएगी। दूसरी तरफ हम यूएस जॉनस को देखते हैं जो कि एक बार फिर से विंडन केव्स की तरफ जाता है और उसके मैप पे स्ट्रेंजर ने लिखा था फॉलो द सिग्नल। केव के अंदर एक रेड स्ट्रिंग लगी थी जिसको फॉलो करके जॉनस एक टनल के पास पहुंच जाता है। इस टनल को एक डोर जैसी चीज कवर कर रही थी जिस पे लिखा था सिक मुंडस क्रिएटस एस्ट, यानी कि दस द वर्ल्ड इज क्रिएटेड। और अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका अर्थ होता है ऐसे ही हमारी दुनिया बनी। अब दोस्तों ये लाइन एमरल्ड टैबलेट से ली गई है जिसकी हिंट्स इस सीरीज में कई जगह पे है, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया है। बट डोंट वरी, क्योंकि इन चीज़ों के तह तक जाकर आपको एक्सप्लेन करना मेरा काम है और इस सीरीज की अगली वीडियोस में मैं आपको एमरल्ड टैबलेट की पूरी डिटेल्स ज़रूर दूंगा। सो बैक टू स्टोरी, जॉनस इस डोर को ओपन करता है और डोर के उस पार से काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। इस हवा के चलने के कारण ही ये केव रोर जैसी आवाज़ें उत्पन्न करता था और डोर के खुलते ही शहर के लाइट्स फ्लिकर करना शुरू होते हैं। पैरेलल में हम व्यूअर्स पीटर डॉपलर और ट्रॉन्टे नील्सन को देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड कैबिनेट में थे और वो लोग एक बुक चेक कर रहे थे जिस पे टाइमिंग्स को नोट डाउन किया गया था। इन टाइमिंग्स में 9:17 PM भी एक टाइमिंग थी और इसे देखकर हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि यहाँ वही टाइमिंग्स लिखी गई है जिस टाइम पे केव के अंदर के डोर्स को ओपन किया गया था। एनीवेज कमिंग बैक टू जॉनस, हम व्यूअर्स उसे इस टनल के अंदर जाते देखते हैं जहां जॉनस को आगे दो रास्ते मिलते हैं। जॉनस इनमें से एक रास्ते पे रेंगते हुए आगे बढ़ता है और सरप्राइजिंगली इस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए वो केव से बाहर निकल पाता है। जॉनस अब भी विंडन शहर में ही था और वो आगे एक बस स्टैंड की तरफ बढ़ता है। बस स्टैंड पहुंचने पे जॉनस को एक मिसिंग इंसान की पोस्टर लगी हुई दिखती है और ये मिसिंग इंसान और कोई नहीं बल्कि मैड्स था। जी हाँ दोस्तों, जॉनस उस टनल के थ्रू 1986 में पहुंच गया था और विंडन शहर में जोड़ों की बारिश हो रही थी। रास्ते पे चलते वक्त जॉनस के सामने एक कार आती है जिसमें हैना और उसके डैड थे और ये लोग जॉनस को लिफ्ट देने के लिए पूछते हैं। जॉनस मना करता है एंड दिस सीन वाज फनी क्योंकि हैना यहाँ एक 14 साल की बच्ची थी जबकि 2019 में हैना जॉनस की माँ है। यहाँ सीन चेंज होके वापस 2019 में आती है जहाँ हम व्यूअर्स उल्रिक को मैड्स के पुराने तस्वीर को देखते पाते हैं और इन तस्वीरों को देखकर उल्रिक फौरन ही मॉर्ग की तरफ भागते हैं। मॉर्ग में उल्रिक उस लाश को वापस चेक करते हैं जो पुलिस को फर्स्ट एपिसोड में मिली थी और इस लाश की चिन्ह पे एक कट था।
यानी कि ये लाश और किसी की नहीं बल्कि अल्रिक के भाई मैड्स नील्सन की थी। जी हाँ दोस्तों, ये लाश तो मैड्स की थी, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि मैड्स तो 1986 में गायब हुआ था, तो उसकी लाश 2019 में कैसे मिली, और अगर मिली भी तो वो अब तक इतनी फ्रेश कैसे है। I mean, यूजुअली तो लाश 1-2 दिन में सड़ने लगते हैं, लेकिन मैड्स की लाश 33 साल से फ्रेश थी। इस सवाल का जवाब शायद अब आप समझ पा रहे होंगे कि किसी तरह मैड्स की लाश 1986 से 2019 में आ गई, जिस वजह से यह लाश फ्रेश है। अब ऐसा कैसे हुआ यह आपको आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एपिसोड 6 खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हम इस वीडियो को समराइज करते हैं तो यहाँ हमें कुछ दिलचस्प बातें पता चल चुकी है। पहली बात तो ये कि जॉनस विंडन केव्स के अंदर से टाइम ट्रैवल वाली डोर को खोद चुका है, और शायद मिकेल भी इस डोर के थ्रू टाइम ट्रैवल किया होगा। मिकेल ही 1986 में जाकर पला बढ़ा और वो माइकल बना, जो कि जॉनस के डैड थे। यानी कि अगर मिकेल 1986 में नहीं गया होता तो शायद जॉनस हमारी दुनिया में होता तक नहीं। इसके अलावा हम व्यूअर्स किसी नोआ नाम के इंसान को जान पाते हैं, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है, और नोआ को देखकर ऐसा लगता है कि वो शहर के सभी लोगों की पास्ट और प्रेजेंट जानता है, क्योंकि उसने शार्ले को उसकी पुरानी घड़ी वापस लौटाई। इतना ही नहीं, नोआ इज द ओनली पर्सन जो कि 1986 और 2019 दोनों टाइमलाइंस में एकदम सेम दिख रहा था विदाउट एजिंग। हम ये भी समझ पाए कि 2019 में मिली लाश अल्रिक के भाई मैड्स नील्सन की थी, जो कि 1986 में गायब हुआ था। और ये बात हमारे मन में कुछ सवाल पैदा करती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। क्या ये सब उस एक्सपेरिमेंटल शेयर की वजह से हुआ, या फिर किसी ने टाइम ट्रैवल करके इस लाश को 2019 में छोड़ दिया। एक और सवाल ये कि हेल्के डॉपलर का इन सभी इंसिडेंट से क्या रिलेशन है,